अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथ्स बाय आमना। आज का हमारा टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें सबसे पहले जानना है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी कौन सी। ठीक है। ओके। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम आते हैं। हर वो इक्वेशन जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में होगी, अगर नहीं है तो हमने उसको लेकर आना है। हमने उसको चेक करना है कि वो एग्जैक्ट है या नहीं। एग्जैक्ट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एम का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड एन का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल डेरिवेटिव जब लेते हैं तो इट्स मीन कि हमारा फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो हम x को एज अ कांस्टेंट डील करेंगे। और अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो हम इसको y को एज अ कांस्टेंट डील करेंगे। ठीक है। और अगर इसमें तीन वेरिएबल्स होते तब भी यही काम होता। अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेते तो हम x और z वेरिएबल को कांस्टेंट डील करते। और हमें पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। और इसी तरह से अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो हम वाई और जी को एज अ कांस्टेंट डील करेंगे। ठीक है। तो लेट्स से कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई यू फंक्शन है और वो थ्री वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जी। उस केस के अंदर जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो आप इसको एज अ तब आप वाई और जी को एज अ कांस्टेंट डील करेंगे। और जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के अंदर आप वाई और जी को कांस्टेंट डील करेंगे। ये आपने याद रखना है। ठीक है। और जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो आप फिर क्या करेंगे, एक्स और जी को आप जो है वो कांस्टेंट डील करेंगे। ठीक है। और इसी तरह से जब आप विद रिस्पेक्ट टू जी करेंगे तो एक्स और वाई को कांस्टेंट डील करेंगे। ठीक हो गया। तो आपका जो है सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपकी इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म के अंदर हो। सेकंड स्टेप, आपके पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल होने चाहिए। एम का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड एन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। अच्छा, जब आपने ये काम कर लिया देन आपने क्या करना है, आपका थर्ड स्टेप होगा कि आपने, अच्छा मेथड हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले मेथड के अंदर हमारे पास क्या है कि हमने चेक करना है कि क्या हमारी इक्वेशन जो है, जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, वो एग्जैक्ट है भी या नहीं। ठीक है। क्राइटेरिया एग्जैक्ट चेक करने का मैंने आपको बता दिया, यही होता है, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। तो आपने याद रखना है एम वाई इक्वल्स टू एन एक्स। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा ये इसी फॉर्म में दिया जाए। हम पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई को इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है। ये जो मैं इसके साथ यहाँ पे वाई लिख रही हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई, विच इज इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, तो यही आपके पास एज अ एमसीक्यू भी आता है। अच्छा, नेक्स्ट अब आपके पास क्राइटेरिया क्या है कि अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम जो हमारा एम फंक्शन है, हम उसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। उसको मैंने किसी एस नाम का नाम दे दिया। आप नहीं देना चाहते एस का नाम, आप टी का नाम दे दें, यू का नाम दे दें, वी, जो आपको पसंद है आप दे सकते हैं। ठीक है। तो मैंने एम फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और मैंने वाई को क्या करना है, कांस्टेंट डील करना है, याद रखना है। मीन्स के वाई वेरिएबल को हम कांस्टेंट डील करेंगे। इसी तरह से मैं एक टी फाइंड करूंगी, उसके अंदर मैं क्या करूंगी, एन को इंटीग्रेट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू वाई। लेकिन एन का वो वाला पोर्शन मैंने इंटीग्रेट करना है जो कि फ्री होगा फ्रॉम एक्स, मतलब उस टर्म के अंदर एक्स नहीं आ रहा होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपके लिए कोई फंक्शन ले लेती हूँ। एन फंक्शन मैंने ले लिया एक्स प्लस वाई। ठीक है। तो जब मैंने एक्स प्लस वाई लिया ना, इस केस में मैंने एक्स को कंसीडर नहीं करना। मैं सिर्फ और सिर्फ वाई वाली टर्म को इंटीग्रेट करूंगी। ठीक है। जस्ट मैं इस वाई को इंटीग्रेट करूंगी और इस एक्स को मैं स्किप कर दूंगी।
ठीक है। अगर यही फंक्शन मेरे पास इस तरह से होता, ठीक है, मैंने क्या लिखा है, साइन एक्स प्लस साइन एक्स वाई। ठीक है, दिस वन इज एस। तो इसके अंदर भी एक्स आ रहा है, इसके अंदर भी एक्स आ रहा है, दोनों में से कोई टर्म भी फ्री नहीं है आपके पास एक्स वेरिएबल से, मतलब वाई एज अ सिंगल किसी में भी नहीं आ रहा। तो इस केस के अंदर आपके पास जो टी वाली टर्म हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि एन आपके पास फ्री है ही नहीं एक्स से। तो आपके पास टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने जो है वो आ, ये जो आपने एस और टी निकाला है इन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, सम स्टेप 3 एंड स्टेप 4। तो आपके चार पॉइंट्स हैं। नंबर 1 चेक करें एग्जैक्ट है या नहीं। नंबर 2 एम को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नंबर 3 एन को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू वाई, लेकिन इसकी सिर्फ उस टर्म को इंटीग्रेट करना है जिसमें एक्स नहीं होगा। और फिर जो आपका आपके पास इंटीग्रेशन की जो दोनों इंटीग्रेशन से आंसर आए हैं उनको ऐड कर दें। आपके पास आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकल आएगा। हमारा टारगेट ही यही है कि हम सोल्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं। हम करते हैं इसकी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दी हुई है, 3x² y प्लस 2 × dx प्लस x³ प्लस वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, सोल्यूशन पे आते हैं। नंबर 1 स्टेप क्या था कि हमने क्या करना था, चेक करना था कि क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं। उसके लिए हमें एम और एन आइडेंटिफाई करने हैं। तो आपने याद रखना है, जब भी आपने एम और एन आइडेंटिफाई करने हैं उस केस में आपको पता तो हो कि आपके पास एक्स क्या है, एम क्या है और एन क्या है। तो एक्स डी एक्स के साथ जो भी टर्म होती है, लेकिन डी एक्स के साथ जो भी है वो एम है, डी वाई के साथ एन है। तो इसका मतलब जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो dx के साथ आपके पास लिखा हुआ है 3x² y प्लस 2। इट्स मीन्स कि आपके पास m ये आ गया। ठीक है, अब आपने इस m को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। अब n दो फंक्शंस दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आपके दो वेरिएबल्स पे जो है वो m डिपेंड कर रहा है। देखें, m जो है वो x पे भी डिपेंड कर रहा है, m जो है वो y पे भी डिपेंड कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। 3x² कॉमन है, कॉमन भी कह सकते हैं, कांस्टेंट भी कह सकते हैं। हमें पता है कि जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो हम एक्स वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट डील करेंगे। कांस्टेंट टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, अगर अप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव कांस्टेंट का जीरो होता है। तो ये जो कांस्टेंट है ये एज इट इज आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा, टू कांस्टेंट है, टू का डेरिवेटिव हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 3x² हमारे पास आ जाएगा। dy के साथ जो भी टर्म है हमें पता है कि वो हमारे पास n है, तो n हमारे पास आ गया x³ प्लस वाई। अगेन हमें नजर आ रहा है कि जो हमारा n है वो x पे भी डिपेंड कर रहा है और वो y पे भी डिपेंड कर रहा है, मीन्स के मल्टी वेरिएबल फंक्शन है। अब हमने इस n का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से करेक्ट कर देती हूँ, दिस वन इज x। ठीक है, क्योंकि हमने n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो x का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, यहाँ पे x³। और आपको पता है जब हम जब भी किसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो हम y को एज अ कांस्टेंट डील करते हैं। तो जब हम इसको एज अ कांस्टेंट डील करेंगे तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। और इस पे पावर रूल लग जाएगा, पावर बेस और पावर में से एक माइनस करेंगे 2। 3x² में जीरो ऐड करेंगे 3x²। आपके सामने है आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y भी 3x² आया। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x भी आपके पास 3x² आया। इट्स मीन आपकी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अगर ये एग्जैक्ट है तो हमने स्टेप 2 पे जाना है। अब हमने क्या करना है, m को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम m को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो m की वैल्यू है 3x² y प्लस 2। हमने 3x² प्लस 2 को 3x² y प्लस 2 को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मैंने यहाँ पे एक आपके सामने वाजिब स्टेटमेंट लिखी है कि y को एज अ कांस्टेंट डील करेंगे। तो जो हमारे पास 3 है वो भी कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। x² की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगी, टू कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे dx की इंटीग्रेशन हो जाएगी। इस पे लग जाएगा पावर रूल, तो ये बन जाएगा x³ बाय 3।
और आपको पता है 1 की इंटीग्रेशन आपके पास x होती है, तो 2x आ जाएगा, प्लस सी, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, x³ y प्लस 2x प्लस सी प्राइम हो जाएगा। सी आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। मैंने यहाँ सी प्राइम इसलिए लगाया कि जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तब भी मुझे सी चाहिए, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में सी है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे सी प्राइम लगा दिया। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग आगे आ जाएं। हमने थर्ड स्टेप करना है, इसके अंदर हमने n को इंटीग्रेट करना था विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन हमने n का सिर्फ वही पोर्शन इंटीग्रेट करना है जो कि फ्री है x से। ठीक है, अब n मेरे पास क्या दिया हुआ है, x³ + y। जब मुझे ये x³ + y दिया हुआ है तो ये एक ऐसी टर्म है जिसमें x है, तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगी। जस्ट मेरे पास y बचेगा, तो मैं n को जस्ट y वाली टर्म को इंटीग्रेट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू y। इस पे पावर रूल लगेगा, इसकी पावर में 1 ऐड होगा, और मैंने यहाँ पे सी डबल प्राइम इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने एस के लिए प्राइम लगा चुकी हूँ और मैं टी के लिए डबल प्राइम लगा रही हूँ। अब फोर्थ स्टेप क्या था कि हमने एस और टी इन दोनों को ऐड करना था। एस और टी जब ऐड होंगे तो वो किसी कांस्टेंट के इक्वल आएंगे, हमने ये कंडीशन लिख ली। एस की वैल्यू हमारे पास निकली हुई है, टी की भी निकली हुई है, वो हम पुट करेंगे। अब आपको पता है कि ये वाला सी भी एक कांस्टेंट है, ये वाला सी भी एक कांस्टेंट है, और ये वाला सी भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट के ना कांस्टेंट ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, वो वापस एक कांस्टेंट नंबर ही बन जाएगा। तो मैंने इन तीनों सी की जगह एक सी लिख दिया है, तो वो हम सी यहाँ पे लिख लेंगे। x³ y + 2x + y² / 2 ये हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 दी हुई है। एग्जांपल नंबर 2 के अंदर हमें जो फंक्शंस दिए गए हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं और अलजेब्राइक फंक्शंस भी हैं। मीन्स के प्रोडक्ट है हमारे पास अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। पहले हमने थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन किया था जिसमें जस्ट अलजेब्राइक टर्म्स थी। चलो, हमारे पास थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सोल्यूशन निकालते हैं इसका। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, हमें पता है dx के साथ जो भी वैल्यू होती है वो m की वैल्यू होती है, तो यहाँ से हमें m मिल गया। ठीक है, अब हमने m का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो आपके पास क्लियरली तौर पर ये जो 2 है ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये वाला 2 कांस्टेंट है। ये साइन एक्स कॉस एक्स कांस्टेंट है, क्योंकि जब भी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो हम x को एज अ कांस्टेंट डील करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म हमारी पहले आ जाएगी। अब आपको याद होगा कि हमने डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला किया था कि जब भी कांस्टेंट मल्टीपल आ रहा होगा और उस पर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा होगा, तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव हमारे फंक्शन पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो आपको मैं बार बार बताती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने अपने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज को सबसे पहले रिवाइज करना है, देन आपने अपने इन क्वेश्चन को करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको करने में बहुत आसानी हो। ठीक है, इसी तरह से ये जो साइन एक्स है ये हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और फिर हमारे पास वाई स्केयर का पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। 2 sin x cos x हमारे पास एज इट इज आएंगे, y का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, और वाई स्केयर पे पावर रूल लग जाएगा जिसका डेरिवेटिव 2y होगा, ये हमारे पास पार्शियल m ओवर पार्शियल y निकला है। अब dy के साथ जो भी टर्म होती है वो हमारे पास n फंक्शन होता है, तो ये हमारा n फंक्शन आ गया। इसको हम इंटीग्रेट कर सॉरी डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब अगेन पहली टर्म तो है ही साइन स्क्वायर एक्स, इसमें y है ही नहीं, तो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर हमारे पास ये -2y, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, चाहे पार्शियल डेरिवेटिव हो चाहे कंप्लीट डेरिवेटिव हो, आप लोगों को पता है कि आपके पास साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव आपके पास प्लस साइन एक्स सॉरी साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव आपके पास माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव में याद रखें जितने भी फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके फॉर्मूलाज में नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अब देखिए, मैं आप चाहती हूँ कि आप लोगों के फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग खुद भी इनको रिवाइज करें।
क्योंकि विदाउट फॉर्मूलाज आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये देखिए, ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है cos x, जो कि आपके पास c से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके फॉर्मूला के अंदर आपके पास क्या होगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि cos x का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन x होता है। ठीक है, जब हम ये फॉर्मूलाज लगाएंगे तो उस पे पावर रूल लगेगा, टू पहले देन साइन, और साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। ये टू वाई एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आपके सामने आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई ले लें, या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लें, दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो उस केस के अंदर आपके पास ये इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट हो जाएगी। तो हमारा पहला टारगेट ही यही था कि हमने चेक करना है कि हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट है या फिर नहीं है। तो हमारे पास जो हमारी इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है, तो आप यहाँ पे लिख दें बेशक कि जो आपकी इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। ठीक है। अच्छा, देन आपके पास जो है स्टेप टू आ जाएगा। स्टेप टू आपके पास क्या होता है कि आपने m को इंटीग्रेट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप m को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन जो आपके पास टर्म है वो है टू वाई साइन एक्स कॉज एक्स वाई स्क्र साइन एक्स। तो जैसे हमारे पास डिफरेंशिएशन के अंदर रूल है कि जब हम किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो किसी फंक्शन के साथ, तो डेरिवेटिव कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होता। इसी तरह से आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर भी रूल है कि जब आप किसी कांस्टेंट को किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसको कर रहे हैं आप इंटीग्रेट, तो उस केस के अंदर कांस्टेंट के ऊपर जो है वो आपकी इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी और इंटीग्रेशन होगी आपके फंक्शन एफ की, जो भी फंक्शन है। ठीक है, तो आपको बार बार बताया जा रहा है कि जब मल्टी वेरिएबल फंक्शन है और उसके अंदर वो एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, आपका फंक्शन देखिए एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, आपका फंक्शन वाई पे भी डिपेंड कर रहा है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप वाई को एज अ कांस्टेंट डील करेंगे। तो जब आप वाई को एज अ कांस्टेंट डील करेंगे तो ये जो टू वाई है ये कांस्टेंट है, ये जो वाई स्क्वायर है ये भी आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस केस के अंदर आपके पास जो है ये सेव हो जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं। तो जब हम अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो टू वाई कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब आपको पता है कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास कॉज एक्स होता है। ठीक है, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास कॉज एक्स है। ये रहा फॉर्मूला। अच्छा, अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स है तो ये हमारे पास जो ये चीज है इसके ऊपर लग जाएगा रूल। क्या रूल था, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ ही पड़ा हुआ है, इंटीग्रेशन हो रही है। ठीक है, शायद आपको याद हो, इंटीग्रेशन हो रही है कोई भी फंक्शन जिसकी आपके पास कोई ना कोई पावर है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ ही पड़ा हो, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रही हो, तो उस पे हमारा लग जाता था पावर रूल। अब पावर रूल क्या था, फंक्शन चाहे कुछ भी पावर है, ठीक है, माइनस वन के अलावा, उसकी पावर के अंदर आप वन ऐड करेंगे और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का सी आ जाएगा। तो साइन का डेरिवेटिव कॉज एक्स साथ ही मौजूद है, तो हमारे पास क्या होगा कि टू वाई एज इट इज, और साइन की पावर में वन ऐड करेंगे तो टू हो जाएगी, उसी पावर से डिवाइड कर देंगे, ये वाला वाई स्क्वायर एज इट इज। अब इंटीग्रेशन के अंदर थोड़ा सा जो मामले हैं वो थोड़े से चेंज हैं। किस तरह चेंज हैं कि आपने याद रखना है कि अगर आपके पास साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है तो ये इंटीग्रेशन में चेंज होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में कैसे चेंज होगा कि आपके पास जो साइन एक्स फंक्शन है उसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होगी माइनस कॉस एक्स।
ठीक है, और कॉज एक्स की इंटीग्रेशन होगी प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसमें ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते कि जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन इसके अंदर नहीं है हमारे पास। अब हमारे पास हमारा थर्ड स्टेप है जिसमें हमने टी फाइंड करना है। टी के लिए हम एन को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, और हमने वो वाला पार्ट करना है जो कि फ्री है फ्रॉम एक्स। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस टर्म के अंदर भी एक्स मौजूद है, ये देखें यहाँ एक्स आ रहा है। ठीक है, और ये जो टर्म है इसके अंदर भी एक्स मौजूद है, यानी कि कोई ऐसी टर्म नहीं है जो कि फ्री हो एक्स से। तो जब हमने इंटीग्रेट करना है तो हमारे पास कोई भी टर्म एन की फ्री नहीं है एक्स से, इसलिए हमारा टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फोर्थ स्टेप क्या था कि हमने एस ओ टी को ऐड करना था। जब हम एस ओ टी को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अगर अब इसी क्वेश्चन के अंदर हमें कंडीशन भी साथ ही दी हुई है, जब हमें कंडीशन दी हुई है तो हमें नजर आ रहा है कि y की वैल्यू जो है वो थ्री है। कब थ्री है, जब x हमारे पास जीरो है, मतलब एट पॉइंट जीरो हमारे पास y क्या है, थ्री है। तो इस इट्स मीन्स हमारे पास y थ्री है और x हमारे पास जीरो है। तो जहां जहां हमारे पास y है हम वहां पे थ्री पुट कर देंगे, और जहां जहां हमारे पास x है वहां पे हम जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, अब आप लोगों को सबको पता है, कोई नई बात नहीं है कि जो साइन जीरो होता है ना वो हमारे पास जीरो होता है, और कॉस जीरो जो होता है ना वो हमारे पास वन होता है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी थोड़ी सी चीजें हैं। तो आपने जो है ये सारी रीजन साथ साथ क्वेश्चन के अंदर लिखनी है। आपने एग्जामिनर को ऐसे डील करना है कि उसको कुछ भी नहीं आता, हर चीज की एक्सप्लेनेशन आपने उसको देनी है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे साइन जीरो की जगह जीरो पुट किया। जब जीरो को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे आंसर जीरो हो जाएगा, ये वाला टू इस टू से कैंसिल हो जाएगा। कॉस जीरो वन होता है, थ्री का स्क्वायर नाइन होता है। जीरो में से नाइन सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास माइनस नाइन आएगा, तो ये सी की वैल्यू आ गई। ये जो सी की वैल्यू आई है इसे आपने अपनी इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देना। ठीक है, इस सी के अंदर आपने अपनी कंडीशन को ले जाकर पुट कर देना। अच्छा, जब पुट करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आपकी इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एग्जाम एक्सरसाइज है 9.4। किस चीज की है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की है। इसके अंदर से हम क्वेश्चन नंबर थ्री को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी फिर हम पीडीएफ से देख लेंगे। हमें क्वेश्चन नंबर थ्री दिया हुआ है एक्स प्लस वाई ओवर वाई माइनस वन। थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है इसलिए मैंने थोड़ा सा लिख लिया था। डी एक्स माइनस वन बाई टू एक्स प्लस वन ओवर वाई माइनस वन होल स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू जीरो। सोल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहला पहला स्टेप, dx के साथ जो भी वैल्यू होती है वो m की होती है। m को हमने पार्शियल डेरिवेटिव हमने m का लेना है इसके रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू y। जब आप m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो अब आपको नजर आ रहा है ऊपर वाली टर्म में भी y है, नीचे वाली टर्म के अंदर भी y है। जब आपके पास आपकी ऊपर वाली टर्म के अंदर भी y होता है, नीचे वाली टर्म के अंदर भी y होता है, देन आप उसके इसके अंदर आप उसका पार्शियल, देन आप पे उस पे लगता है क्वोशिएंट रूल। ठीक है, क्वेश्चन रूल क्या होता है कि ऐसा आपके पास फंक्शन जो एफ ओवर जी की फॉर्म में हो। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, नीचे वाले फंक्शन का लेते हैं स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, और आप डेरिवेटिव लेते हैं ऊपर वाले फंक्शन का, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, और आप डेरिवेटिव लेते हैं नीचे वाले फंक्शन का। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्वोशिएंट रूल। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स पे ही लगे। तो अभी आपके पास जो है आपका फंक्शन, आप उसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पे आपका जो ये फॉर्मूला है वो लगेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन रूल लगा देते हैं इसके अंदर। नीचे वाला फंक्शन है वाई माइनस वन का स्क्वायर, वाई माइनस वन एज इट इज। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव वन, और सॉरी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जीरो क्योंकि कांस्टेंट है, और वाई का डेरिवेटिव वन। ठीक है, अब आपने ये चीज, मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है।
कि आपके पास जो डेरिवेटिव है वो आपकी कांस्टेंट टर्म का जीरो होता है। और अभी आप यहाँ पे x को एज अ कांस्टेंट डील कर रहे हैं क्योंकि आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, तो ये जीरो आ जाएगा। वन कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। तो ये आपके पास y माइनस वन, ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स माइनस वाई बनेगा। ठीक है, फिर देन आपके पास ये वाला प्लस वाई इस माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में माइनस कॉमन निकालेंगे, एक्स प्लस वन ओवर वाई माइनस वन का स्क्वायर बनेगा। इसी तरह से आप n लेंगे। ठीक है, n आपके पास dy के साथ जो वैल्यू होती है वो होती है। अब आपने ना n का जो पार्शियल डेरिवेटिव है ना वो लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब आपने उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है ना, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि y वाली टर्म ही ना आए। तो आपके पास देखें इसके अंदर ये जो आपके पास माइनस वन बाय टू था, ये कांस्टेंट था, ये y माइनस वन, क्योंकि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उस केस में y माइनस वन होल स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। अब आप इसको जो है वो डिफरेंशिएट कर लें, तो ये वन बाय टू वाई माइनस वन होल स्क्वायर एज इट इज, इस पे लग जाएगा पावर रूल। पावर टू पहले, फिर एक्स प्लस वन की पावर में से एक माइनस, और फिर बेस का डेरिवेटिव वन, एक्स का डेरिवेटिव वन और वन का डेरिवेटिव जीरो। ये वाला टू इस टू से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास टू में से वन माइनस करेंगे वन, और ये वाला जो माइनस है, ये माइनस मौजूद है, ये माइनस आ जाएगा, और ये वाई माइनस वन होल स्क्वायर। अब अगर आप लोग देखें तो आपने m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जो निकाला, और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपने जो भी टर्म निकाली है, सारी की सारी टर्म्स जो हैं आखिरी दोनों इक्वल आ गई। इट्स मीन्स कि जो आपके पास आपका इक्वेशन दी गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो क्या है, एग्जैक्ट। जब हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट होती है तो हमारे पास उसको सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने के लिए हम क्या निकालते हैं, एस निकालते हैं। एस निकालने के लिए हम अपने एम को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स आपको दिया हुआ है, आपने उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई माइनस वन तो कांस्टेंट है, ये तो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये बाहर आ जाएगा। अब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ ही पड़ा हो तो उसकी पावर में वन ऐड हो जाता है। एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, वाई का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ऑलरेडी वन तो हर टर्म में मौजूद ही होता है, तो पावर रूल लग जाएगा, एक्स प्लस वाई पावर टू, और यहाँ पे डिवीजन में भी टू आए, क्योंकि वही पावर डिवाइड भी होती है। ठीक है। अच्छा, देन आपने क्या फाइंड करना है, टी फाइंड करना है। टी फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, एन को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, लेकिन एन का वो वाला पार्ट इंटीग्रेट करते हैं जिसके अंदर एक्स ना आता हो। तो यहाँ पे एक्स था, एक टर्म में एक्स आ रहा है, उसके साथ वन ऐड हो रहा है, उसमें एक्स नहीं आ रहा, तो मैंने इनको सेपरेट करने के लिए लिख लिया एक्स ओवर वाई माइनस वन प्लस वन ओवर वाई माइनस होल स्क्वायर। अब आपके सामने जो आपकी पहली टर्म है, ये वाली, इस पूरी टर्म के अंदर एक्स मौजूद है, तो हम इसको स्किप कर देंगे, बाकी जो टर्म है उसका स्क्वायर वो हमारे पास मौजूद हो जाएगी, तो हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो माइनस वन बाय टू इंटीग्रेट वन ओवर वाई माइनस वन होल स्क्वायर डी वाई, तो हमें पता है इसकी हमें इंटीग्रेशन नहीं आती, तो वाई माइनस वन को हम ऊपर ले आएंगे, तो इसकी पावर माइनस टू हो जाएगी। वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वन होता है, और वन का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद है। पावर रूल लगाएंगे, माइनस टू में जैसे ही आप वन ऐड करेंगे, ठीक है, माइनस टू में आप अगर वन ऐड करते हैं तो आपके पास क्या पावर बनती है, माइनस वन। माइनस टू में आप वन ऐड करते हैं, क्या बनता है, माइनस वन। तो माइनस वन से जब डिवाइड करेंगे तो वो वाला माइनस इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा। और पावर नेगेटिव है, उसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए डिवीजन में लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास वन बाय टू इंटू वाई माइनस वन बनेगा, प्लस इसमें मैंने सी प्राइम लगाया क्योंकि एट द एंड मुझे कांस्टेंट चाहिए, और यहाँ पे मैंने सी डबल प्राइम लगाया क्योंकि ऑलरेडी सी यूज कर चुकी हूँ। और फिर फोर्थ स्टेप होता है कि आपने एस और टी को ऐड कर लेना। एस और टी को जब आप ऐड करना चाहते हैं ना, उस केस के अंदर आपने एस और टी की दोनों की वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, दोनों की टर्म्स में नीचे डिवीजन में टू इंटू वाई माइनस वन आ रहा है, वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास बनेगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, इन इक्वल्स टू सी। ठीक हो गया ना। ये देखें ये क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, क्योंकि टू इंटू वाई माइनस वन को आप पूरी की पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस वन
इज इक्वल्स टू सी। अब वन भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो आपकी मर्जी है कि आप जो है यहाँ पर स्पेस केयर के लिए आप जो है सी की इसको ओवरऑल सी ही लिख लो। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब जो है हम अपनी जरा उसकी तरफ जाते हैं कि जो हमारे पास हमारी एक्सरसाइज है, ताकि हम देखेंगे एक्सरसाइज के लिए हम क्या कर सकते हैं। ओके, एक्सरसाइज है 9.4। क्वेश्चन नंबर वन हमें दिया हुआ है कि 3x4, ठीक है, 3x4 प्लस 4xy इंटू डी एक्स प्लस 2x² प्लस 2y इंटू डी वाई। अब आप लोगों को बार बार बताया गया है कि जो भी dx के साथ होगा वो m होगा, जो भी dy के साथ होगा वो n होगा। अगर आप m का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बकायदा लेके दिखा देती हूँ। तो ये जो है ये है कांस्टेंट, क्योंकि जो हमारे पास m है, जब उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो x को एज अ कांस्टेंट डील करेंगे, तो ये जो पूरा डेरिवेटिव है ये हो जाएगा 0। ठीक है, और ये जो y है इसके वजह से डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो आपके पास सिर्फ 4x बचेगा। जब आप इस टर्म के अंदर आएंगे, n का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप y भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ये जो 2 है ये 2 आपके पास एज इट इज रहेगा, और ये जो x स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा 2x। तो जब आप 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x बनेगा, तो ये जो आपकी इक्वेशन है ये आपके पास एग्जैक्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब उसने ना यहाँ पे लिख दिया कि इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो बट आपने याद रखना कि दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट, क्योंकि ये भी 4x आया है, ये भी 4x आया है। अच्छा, अगर एग्जैक्ट होती है तो हमने फिर क्या करना होता है, एम फाइंड एस फाइंड करना होता है। एस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एम को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, हम m को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन x³ बाय 3, 4 और y कांस्टेंट है, x की इंटीग्रेशन x² बाय 2। ये देखिए 3 कांस्टेंट था, 3 बाहर लिख दिया, 4y कांस्टेंट था वो बाहर लिख दिया, तो आपके पास बन गया x³ प्लस 2x² इंटू वाई। अब इन्होंने पता क्या किया आपके लिए, क्योंकि ये हमारे पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन है तो वो कांस्टेंट लगा ही नहीं रहे। ठीक है, तो क्योंकि एट दी एंड फिर कांस्टेंट ही आना। अच्छा, फिर हमने फाइंड करना होता है टी। उस टी के अंदर हम क्या कर रहे थे, हम एन को इंटीग्रेट कर रहे थे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई, लेकिन एन का सिर्फ वही पार्ट इंटीग्रेट कर रहे थे जिसके अंदर एक्स नहीं आ रहा था, ठीक है, जो कि फ्री फ्रॉम एक्स था। तो अगर आप लोग देखो तो इस एन के अंदर ये 2x स्क्वायर है, ये टर्म तो खत्म हो जाएगी, तो सिर्फ कौन सी टर्म बची, ये 2y बचा। तो जब आप इस 2y को इंटीग्रेट करेंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर, y की इंटीग्रेशन y² बाय 2, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट y² बचेगा। देन आपने क्या करना होता है, s और t को ऐड करके c के इक्वल लिख देना होता है। ठीक है, तो आप s और t को ऐड करके c के इक्वल लिख देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है 2xy प्लस वाई माइनस 10y इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्केयर माइनस एक्स टेन स्केयर वाई प्लस सिकेंड स्केयर वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। हमें पता है कि जो dx के साथ टर्म होती है वो m होता है, और जो dy के साथ टर्म होती है वो हमारे पास n होता है। तो हमने क्या करना है, हमने अपने फंक्शन m को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और हमने अपने फंक्शन n को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप इसमें आएंगे, हमने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो 2x कांस्टेंट है, और y की जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा। 2x 1 से मल्टीप्लाई और 2x आ गया, y को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव 1 आएगा। 10y को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास सेकेंड स्क्वायर y आएगा। अच्छा, इसी तरह से जब हम यहाँ आते हैं, एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो 2x आएगा। ठीक है, ये जो x है इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, और 10 स्क्वायर y एज इट इज आ जाएगा।
ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अब जो सीकेंड स्केयर वाई होता है ना, और उसको वैल्यू होती है, सॉरी टेन स्केयर वाई जो होता है ना, उसको लिख सकते हैं सीकेंड स्केयर वाई माइनस वन। जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आपकी जो इक्वेशन है वो क्या हो गई, एग्जैक्ट हो गई। जब आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है, फिर आपने क्या करना होता है, एस निकालना होता है। उस एस के अंदर आप क्या करते हैं, एम को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये टू कांस्टेंट है, ये वाई कांस्टेंट है, ये वाला वाई कांस्टेंट है, ये वाला पूरा का पूरा टेन वाई कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये टू वाई बाहर आ गया, एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई कांस्टेंट है। फिर उसके बाद वन की इंटीग्रेशन एक्स होती है, टेन वाई कांस्टेंट है, वन की इंटीग्रेशन एक्स होती है। एक्स के अंदर पावर रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर, और ये जो टू है वो कैंसिल हो जाएगा, पावर टू है उससे डिवाइड होगा, तो आपके पास ये टर्म बन गई। देन आपने क्या करना होता है, आपने टी निकालना होता है। टी कैसे निकालते हैं, आप उस टी निकालने के लिए अपने फंक्शन एन को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, लेकिन जस्ट वो वाला पार्ट इंटीग्रेट करते हैं जिसके अंदर एक्स वाली टर्म ना आ रही हो, मतलब फ्री फ्रॉम एक्स हो। तो हम जब एन को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हम सबसे पहले एन को देख लेते हैं कि एन में क्या क्या टर्म्स हैं। एन के अंदर एक ये एक्स स्क्वायर है, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर ये एक्स वाली टर्म है, ये भी खत्म हो जाएगी, इसको भी हम खत्म कर देते हैं। तो सिर्फ टेन सीकेंड स्क्वायर वाई बचेगा, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेन वाई होती है। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, हमारा जो लास्ट स्टेप होता है, हमने एस और टी को ऐड करके सी के इक्वल लिखना होता है। तो आपके पास आपका एस भी निकला हुआ है, आपका सी भी निकल टी भी निकल आया, आपने उन दोनों को ऐड करके सी के इक्वल लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री मैंने आप लोगों को करवा दिए। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थ्री मैंने आपको थोड़ा डायरेक्ट मेथड से मैंने आपको पावर रूल से करवाया। इन्होंने पावर रूल से नहीं किया, इन्होंने बल्कि ये जो हमारे पास एक्स प्लस वाई वाली जो टर्म थी, एक्स को अलग इंटीग्रेट किया, वाई को अलग इंटीग्रेट किया, तो थोड़ी सी हमारी जो यहाँ पे टर्म्स हैं वो डिफरेंट हैं, बट हैं सेम। तो आपने इससे परेशान नहीं होना। अच्छा, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर फोर है माइनस ए एक्स प्लस एच वाई ओवर एच एक्स प्लस बी वाई डी वाई ओवर डी एक्स है। तो सबसे पहले तो हम इसको करेंगे इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की। तो आपको पता है कि डी एक्स के साथ जो भी होता है वो एम होता है, डी वाई के साथ जो भी होता है वो एन होता है। ठीक है, हमें ये बात पता है। अब हमारा ये काम हो गया। ठीक है, अब हमने m को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो इन पूरी टर्म के अंदर y है ही नहीं, ये खत्म हो जाएगा, और इस y का डेरिवेटिव वन होता है, तो जस्ट h आ जाएगा। n को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वन होता है, b भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा। इट्स मीन्स योर इक्वेशन इज एग्जैक्ट। फिर आपने क्या करना होता है, आप लोगों ने s फाइंड करना होता है। एस कैसे फाइंड करते हैं, एम को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एम आपके पास है ए एक्स प्लस एच वाई, ये जो ए है ये कांस्टेंट है, ये जो एच वाई है ये भी कांस्टेंट है। तो आप इसे पावर रूल से भी कर सकते हैं। ए एक्स का डेरिवेटिव होता है ए, आप ए से मल्टीप्लाई करें, ए से डिवाइड करें, पावर में आप वन ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। वो नहीं करना चाहते तो ए कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दें, एक्स एच वाई कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दें, ए एक्स स्क्र बाय टू और ये एच एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, देन आपने टी फाइंड करना होता है। टी कैसे फाइंड करते थे, बार बार आपको बताया जा रहा है, इसमें गलती नहीं करनी। टी के अंदर हम अपने एन को इंटीग्रेट करते थे विद रिस्पेक्ट टू वाई, और उस टर्म को इंटीग्रेट करते थे जो कि फ्री होती थी फ्रॉम एक्स, मतलब उसमें एक्स वाली कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं अपने एन को, जब चेक करते हैं तो ये जो पहली टर्म है ये हमारे पास सिर्फ एक्स वाली टर्म है, पीछे सिर्फ बी वाई बचेगा, तो हमने बी वाई को इंटीग्रेट करना है, बी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, वाई हमारे पास पावर रूल लगेगा, पावर में वन ऐड होगा वही डिवाइड हो जाएगा। लास्ट स्टेप होता है कि हमने एस और टी को ऐड करके सी के इक्वल लिखना होता है, तो आपने एस और टी की जो वैल्यू निकाली होगी उसे सी के इक्वल पुट कर देंगे। इट्स मींस योर सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फाइव। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फाइव जो है उसके अंदर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वन प्लस
log एक्स वाई इंटू डी एक्स, ये हमें m दिया हुआ है, m को हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो 1 का डेरिवेटिव तो हो गया 0। ठीक है, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो log एक्स वाई का डेरिवेटिव होगा 1/xy। और हमें पता है कि अगर x के अलावा कोई और फंक्शन आ जाए तो हम उस फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 1/xy आ गया, तो उसके साथ आप लोग क्या करेंगे, एक्स वाई का भी डेरिवेटिव लेंगे। तो y का डेरिवेटिव तो 1 होता है, सिर्फ x बचेगा, ये वाला x इस x से कैंसिल हो जाएगा तो 1/y आ जाएगा। इस टर्म में देखें, 1 + x/y ये n है, 1 का डेरिवेटिव तो हो गया 0। ठीक है, ये y जो है ये कांस्टेंट है, और इस x का डेरिवेटिव हो गया 1, तो ये आपके पास अगेन 1/y बचा, तो इट्स मीन्स योर इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब आपका टारगेट है कि आपने अपनी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है। इसके लिए आपने सबसे पहले फाइंड करना है s। s कैसे फाइंड करते हैं, m को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप क्या करेंगे कि m 1 + log एक्स वाई को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। 1 की इंटीग्रेशन तो आपके पास x हो गई। अब ये जो log एक्स वाई है ना, इसको हमने सॉल्व करना है। तो अगर आप लोगों को याद हो, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि प्रोडक्ट और जो है लॉग की प्रॉपर्टी है, सम जो है वो प्लस और प्रोडक्ट पीपी। तो ये log x प्लस log y लिख सकते हैं हम इसको। तो log एक्स वाई को हमने log x प्लस log y लगा दिया, ये हमने इसकी प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, अच्छा log x इंटू log y की हमने जब प्रॉपर्टी लगा दी, तो देन हमने क्या किया, उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब जो ये log y है ना, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो विद रिस्पेक्ट टू 1 जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ये log y इंटू एक्स बचेगा। अब ये जो log x प्लस 1 है ना, इस पे लगेगा आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इतने पोर्शन पे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ने क्या कहा था कि अगर आपके पास दो फंक्शन, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपने उनको इंटीग्रेट करना है बाय यूजिंग द आइलेट रूल। ठीक है, फॉर्मूलाज मुझे चाहिए होंगे, जो भी आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, में जो फार्मूला भी यूज हो रहा है आपने लिखना है। ठीक है, आइलेट रूल के थ्रू हम जब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड की इंटीग्रेशन माइनस सेकेंड की इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, और इस सारे की अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है, ये है आप लोगों का आइलेट रूल, तो आपने अपने इस आइलेट रूल को भी याद रखना, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा। अब देखो, पहले लॉग फंक्शन है, फिर अलजेब्राइक फंक्शन है। ठीक है, तो ये जो 1 x एक्स स्क्वायर इस तरह के फंक्शंस होंगे, वो आप लोगों के अलजेब्राइक फंक्शन होंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर साइन और कॉस वाले आ गए, एक्सपोनेंशियल के अंदर e⁻x वाले आ गए। ठीक है, a⁻x वाले आ जाएंगे। L स्टैंड्स फॉर लॉग, I स्टैंड्स फॉर इनवर्स, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेन इनवर्स। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब उसने लगाना चाहा, log x पहला फंक्शन था एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन x होती है, माइनस 1 की इंटीग्रेशन x, log x का डेरिवेटिव 1/x, x से कैंसिल हो जाएगा इंटू डी एक्स, एक्स प्लस log x इंटू एक्स, और 1 की इंटीग्रेशन x होती है।
तो ये आपके पास ये वाला माइनस एक्स इस प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये लॉग एक्स प्लस लॉग वाई अगेन लॉग एक्स वाई बन जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे आपका आंसर आ गया एक्स इंटू लॉग एक्स वाई। अच्छा, अब आपने टी फाइंड करना है, ठीक है। जो आपका टी होता है ना, उस टी को आपने क्या करना होता है, उसमें आपने एन को इंटीग्रेट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। टी में आपने एन को इंटीग्रेट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू वाई, लेकिन जस्ट वही पार्ट इंटीग्रेट करना है जिसके अंदर एक्स नहीं आ रहा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इसमें एक्स आ रहा है तो ये पूरी टर्म खत्म, जस्ट वाई बचेगा। तो हम इस वाई को जब इंटीग्रेट करेंगे वाई आएगा। और देन आपका लास्ट स्टेप होता है, आपने एस प्लस टी को सी के इक्वल लिखना होता है। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे फिर सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें जो है बड़ा मिक्स टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें डीएक्स वाली टर्म्स भी हैं, डी वाई वाली टर्म्स भी हैं। अब मसला ये है कि भाई हम इसको सॉल्व कैसे करें। ऐसा ही है ना कि हमने तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाली फॉर्म बनानी थी। ओके, नहीं आपसे सेपरेट हो रहा तो भी ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे पास जो है ना हमारा रूल होता था प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है, कि अगर आपने डेरिवेटिव लेना है, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं एफ और जी, ठीक है, उनका आपने लेना है डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और जी का डेरिवेटिव प्लस जी एज इट इज और एफ का डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अगर आप देखें तो मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि मैं अगर डेरिवेटिव लेती हूँ एक्स वाई का, ठीक है, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव y विच इज y डैश प्लस y एज इट इज और डेरिवेटिव x का विच इज dx लिख लें, नॉट अ बिग डील, ठीक है। डेरिवेटिव dy लेना चाहते हैं तो हम यहाँ लिख लेते हैं dy एन एक्स इंटू वाई इंटू डी एक्स। तो इट्स मीन्स कि जो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है इसकी जगह हम इंटू डेरिवेटिव इंटू एक्स वाई लिख सकते हैं। ये है वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हम इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, अब ना क्या इसमें मैं करना चाह रही हूँ, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि एक्स और वाई ये दो टर्म्स, दो वेरिएबल्स आ गए। जब हमारे पास एक टर्म होती है तो dx आता है, एक वेरिएबल x होता है, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करते हैं dx आता है, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करते हैं dy आता है। यहाँ पे एक्स वाई, तो नीचे भी वन माइनस एक्स वाई का स्केयर, ऊपर भी एक्स वाई है। तो ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर होता है वन ओवर टू ए लॉग ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग वन प्लस एक्स वाई ओवर वन माइनस एक्स वाई। एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्केयर बाय टू होगी, वन बाय टू पावर में ले जाएं, नहीं लेके जाना चाहते, वन बाय टू को पूरी की पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। आपको बताए कांस्टेंट को भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट ही आएगा। ओके, अब आपको ये मेथड, आपको आप कहेंगे मैडम आपने तो क्वेश्चन हमें दिया कि आप एग्जैक्ट से सॉल्व करें, हम ये वाला मेथड कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यस, राइट। तो हम इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये बनेगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। जाहिर सी बात है मैं वन माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र को मल्टीप्लाई कर दूंगी, एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। मैंने क्या किया है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे पास ये वाली टर्म भी dx वाली है, ये पूरी की पूरी टर्म भी dx वाली है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसमें से dx को कॉमन निकालने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरे पास dx वाली एक टर्म बन जाए और d वाली एक टर्म बन जाए। अब मेरे पास फॉर्मूला था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो मैं y को पहले लिख लेती हूँ y, फिर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्र बनेगा, साथ में dx आएगा, फिर प्लस एक्स इंटू डी वाई इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा।
तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, दिस वन इज एक्स क्यूब। ठीक है। अच्छा, अब ना हमारा फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस n इंटू डी वाई। अब मुझे m और n चाहिए था, और m को मैंने जो है वो डिफ्रेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू y। तो मेरे पास m जो है ना वो आ गया y माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब इंटू वाई स्केयर। ठीक है। ओके, मैं ना y पे भी स्केयर लगा लेती हूँ, और n जो है वो मेरे पास सिंपल सा x आ गया। ओके, अब ना मैंने क्या करना है कि m का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो y का डेरिवेटिव तो हो गया 1, x का डेरिवेटिव हो गया 0। अब जो एक्स क्यूब है वो एज इट इज, और जो वाई स्केयर है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2y। तो ये आपके पास बनेगा 1 - 2y x क्यूब। इसी तरह से जब आप n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, तो ये आपके पास बनेगा 1। और हमें क्लियरली पता चल रहा है कि पार्शियल m ओवर पार्शियल y जो है वो इक्वल नहीं है पार्शियल n ओवर पार्शियल x के। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो इक्वेशन है वो ही एग्जैक्ट नहीं है। जब यही हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो फिर हम इसको जिस मर्जी मेथड से करें। हाँ, अभी आगे हमने काम करना जरूर है कि अगर हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी तो हमने उसको एग्जैक्ट बनाना कैसे है, उस पे हम जाएंगे जरूर। लेकिन अभी फिल वक्त क्योंकि हम एक्सरसाइज 9.4 पर है, इस केस के अंदर अगर हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हम इसे इस मेथड से कर सकते हैं। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, छोटा सा क्वेश्चन है। dx के साथ जो भी वैल्यू होगी वो m की होगी, dy के साथ जो भी वैल्यू होगी वो n की वैल्यू होगी। आप लोगों ने क्या करना है, आपने m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है। ये 6x कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। ठीक है, 5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। और ये जो y स्केयर है इसका डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा 2y। 2 पहले से मौजूद है, 2y एक आ जाएगा तो ये 4y बन जाएगा, ये 6x आ गया। n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। ठीक है, यहाँ पे इस x का डेरिवेटिव हो गया 1, 4y आ जाएगा। ये जो 6 है ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ये जो x स्क्वायर है, ठीक है, यही सिर्फ एक टर्म है जिसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। 2 से 3 से मल्टीप्लाई होगा, 6x बनेगा। दोनों के दोनों सेम है, इट्स मीन्स योर इक्वेशन इज एग्जैक्ट। नाउ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ s एंड t, देन ऐड देम। s कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट m विद रिस्पेक्ट टू x। 6 एंड y इज कांस्टेंट, तो हमने इन्हें कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया। x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होगी। 2y स्क्वायर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन x होती है। 5 इज कांस्टेंट, 5 के साथ हमारे पास x आ जाएगा। ये 2 3 10 6 होता है, तो ये आपके पास 6x स्क्वायर y, 2x y स्क्वायर माइनस 5y बन गया। अब आपने निकालना है t। ठीक है, t के अंदर आपने इंटीग्रेट करना होता है n को, किसके रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू y। क्या कंडीशन है कि आपने जस्ट उस टर्म को इंटीग्रेट करना है
जो कि फ्री फ्रॉम एक्स हो, मीन्स के जिसमें एक्स ना आ रहा हो। तो ये आपका एन है, इसमें एक्स आ रहा है खत्म, इसमें एक्स आ रहा है खत्म, तो क्या बचेगा, जस्ट -6 बचेगा। -6 को इंटीग्रेट कर देंगे, -6y आएगा। लास्ट स्टेप क्या होता है, एस के अंदर आपने टी ऐड करना है और देन आपने उसको सी के इक्वल लिख देना। तो एस की वैल्यू भी निकली हुई है, टी की वैल्यू भी निकली हुई है। ठीक है, आपने इन दोनों को ऐड करके सी के इक्वल लिख देना। देखें, अगर आप एक ही मेथड को 10-10 दफा, 20-20 दफा करेंगे, क्योंकि 20-20 क्वेश्चंस हैं, करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको आना शुरू हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाएगी। आप इन्हें नोट करें, आप इन्हें बार बार करें, जहां से जो भी मसला आता है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, वाई सीकेंड स्क्र एक्स प्लस सीकेंड एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स प्लस टेन एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है। आपको पता है कि dx के साथ जो भी टर्म होती है वो m होती है, dy के साथ जो भी टर्म होती है वो n होती है। हमने क्या करना होता है, हमने अपनी m के अंदर हमने उसको इंटीग्रेट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू y। तो आपको पता है कि ये जो सीकेंड स्क्वायर x है ये कांस्टेंट है, तो y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ये सीकेंड x वैसे ही 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें y वाली कोई टर्म मौजूद ही नहीं है। n है 10x प्लस 2y के अंदर कुछ x है ही नहीं, तो ये वैसे ही 0 हो जाएगा। और 10 का जो डेरिवेटिव है वो सीकेंड स्क्वायर x होता है। तो आपकी इक्वेशन जो है वो तो एग्जैक्ट है। अब आपने क्या निकालना है, s निकालना है। s कैसे निकालते हैं, m को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। m के अंदर y कांस्टेंट है, y बाहर आ जाएगा। सेकेंड की इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर x की 10x होती है, सेकेंड x 10x की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, 10x, सॉरी सेकेंड x होती है। तो y 10x प्लस सेकेंड x हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, फिर आपने t फाइंड करना है। ठीक है, टी कैसे फाइंड करते हैं, टी के अंदर हम एन का वो पार्ट इंटीग्रेट करते हैं जिसके अंदर एक्स की कोई टर्म, एक्स वाली कोई टर्म ना हो। तो हम सबसे पहले जाकर चेक कर लेते हैं, 10x ये तो खत्म हो जाएगा, जस्ट 2y बचेगा। तो 2y को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, वाई स्क्र बाय 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाई स्क्र आ गया, ये वाई 10x प्लस सेकेंड एक्स आ गया। यहाँ से आपने क्या करना है, एस और टी को ऐड करना है और सी के इक्वल लिख देना। ठीक है, ये आपका 8th क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, वाई कॉज एक्स प्लस 2x इंटू ई पावर वाई डी एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक्स स्क्र ई रेज टू पावर वाई माइनस वाई इंटू डी वाई। डी एक्स के साथ जो भी टर्म होती है वो m होती है, डी वाई के साथ जो भी टर्म होती है वो n होती है, आपने ये याद रखना है। m को आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। जो cos x है ये कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव होता है 1। ठीक है, 2x जो है वो कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है। n जो साइन x है, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 1 कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसका डेरिवेटिव आपके पास 0 होता है, ये खत्म हो जाएगी। It means your equation is exact. Now you want to find the solution of this exact solution, exact differential equation. For this, we firstly want to find the value of s. How to find the value of s? Integrate m with respect to x. What is the value of m? Y cos x plus 2x into e raised to power y. But we want to integrate with respect to x, so y is constant and this term exponential e raised to power y is also constant. Integration of cos x is sin x and integration of 2x is x square by 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट आपके पास x स्क्वायर बचेगा and e raised to power y। Then you want to find the value of t. The process of finding the value of t is integrate the function n which is free from the variable x with respect to y. So we want to check the value of n. N is sin x, x इंक्लूड है, एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पावर वाई देन -1। ठीक है, जस्ट दिस टर्म इज फ्री फ्रॉम
x, so integrate -1 with respect to y, which is -y. Then you can add s and t, which is equals to c. ठीक है, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है y इंटू ई रेस पावर एक्स वाई कॉस 2x माइनस 2 इंटू ई रेस टू पावर एक्स वाई साइन 2x प्लस 2x इंटू डी एक्स प्लस एक्स ई रेस टू पावर एक्स वाई कॉस 2x माइनस 3 इंटू डी वाई। अब आपको पता है कि जो x वाली टर्म होती है मींस dx के साथ होता है वो आपके पास m होता है, और जो dy के साथ होता है वो आपके पास n होता है। तो आपने m का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y एंड n का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, अब इस पूरी टर्म में देखें तो ये जो cos 2x है ना, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये जो दो टर्म्स हैं इन पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। y एज इट इज एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, देन एक्सपोनेंशियल एज इट इज y का डेरिवेटिव। तो y का जब आप एज इट इज लिखेंगे एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल इज एक्सपोनेंशियल, देन टेक द डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर। एक्स वाई पावर के अंदर आ रही है, एक्स कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये x आ जाएगा। y का डेरिवेटिव 1 होता है तो एक्सपोनेंशियल एज इट इज। ठीक है, अब इसी तरह से साथ में लिखा हुआ है 2 इंटू एक्सपोनेंशियल साइन 2x। ये साइन 2x भी कांस्टेंट है, ये 2 भी कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, और पावर का डेरिवेटिव x आ जाएगा, तो ये आपके पास पूरी की पूरी टर्म बन गई 2x साइन 2x ई रेज टू पावर एक्स वाई। और ये जो 2x है ये वैसे ही कांस्टेंट है, और क्योंकि हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो उस केस के अंदर x कांस्टेंट होता है, 2 भी कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। यहाँ से आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई ई रेज टू पावर एक्स वाई कॉस 2x प्लस एक्स ई रेज टू पावर वाई कॉस 2x माइनस 2x ई रेज टू पावर एक्स वाई इंटू साइन 2x। तो आपको नजर आ रहा है एक्सपोनेंशियल हर टर्म में मौजूद है, तो आप एक्सपोनेंशियल को कॉमन निकाल लें फॉर योर सिंप्लीफिकेशन। एन आपके पास है, अब एन के अंदर देखें तीनों टर्म्स के अंदर एक्स आ रहा है, 3 तो कांस्टेंट है, 3 बेशक कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव वैसे ही 0 हो जाएगा। ठीक है, ये जो 3 है इसका डेरिवेटिव तो वैसे ही 0 हो जाएगा। जो तीन टर्म्स हैं तीनों में एक्स आ रहा है तो इस पे हमारा प्रोडक्ट रूल ही लगेगा। लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट रूल लगेगा कि अगर हम तीन फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास इक्वल होता है फर्स्ट टू फंक्शन एज इट इज, ठीक है, डेरिवेटिव थर्ड फंक्शन का प्लस फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन का, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का। तो हमने यही वाला अपना रूल जो है यहाँ पर अप्लाई किया है। ठीक है, अब x इंटू ई रेज टू पावर एक्स वाई एज इट इज, और cos 2x का माइनस साइन 2x, और एंगल का डेरिवेटिव -2। फिर आपके पास x, ओके, ये फर्स्ट और थर्ड एज इट इज, और सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिया ई रेज टू पावर एक्स वाई, पावर का डेरिवेटिव y, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये रिमेनिंग टू फंक्शन। अगेन आपको नजर आ रहा है इन तीनों में ई रेज टू पावर एक्स वाई कॉमन है, और अब आपको क्लियरली पता चल रहा है जब आप कॉमन निकाल लेंगे इसे कि आपकी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। अच्छा, अब जब आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है फिर आपने क्या करना होता है, आपने अपने जो है एम फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड एन का वो पार्ट आपने इंटीग्रेट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू वाई जिसके अंदर एक्स ना आ रहा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, हमने वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं एस। अब एस कैसे फाइंड करते थे, एस फाइंड करने के लिए हम एम को इंटीग्रेट करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, जब हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है तो सबसे बड़ा मसला क्या है, यहाँ पे दो दो टर्म्स आ रही हैं जिनको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर है। ठीक है, ये अब कुछ काम का क्वेश्चन आया, थोड़ा लेंथी है, समझने वाली चीज है, इसमें लगेगा आइलेट रूल। बाय तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल इसकी टर्म में एक्स आ रहा है, ये कॉस इसकी टर्म में एक्स आ रहा है, आइलेट रूल लग सकता है। ये एक्सपोनेंशियल इसके पावर में एक्स आ रहा है, ये साइन 2x इसकी पावर में एक्स आ रहा है।
ये जो 2x है इसको आप सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए y को कांस्टेंट निकाल दिया, यहाँ से ये पूरे का पूरा जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा। अच्छा, इसको उसने जो है वो एज इट इज लिखा है। क्यों एज इट इज लिखा है? क्योंकि जब आइलेट रूल को हम करते हैं ना, तो आपके पास देखिए पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है। तो आपको पता है डेरिवेटिव साइन का जो है वो कॉज होता है, और ये माइनस वाली टर्म है, तो आपके पास कॉज आ जाएगा। जब कॉज आ जाएगा ना, तो वो कॉज वाली टर्म कैंसिल होने का हमारे पास चांस आ जाता है। इसलिए उसने क्या किया है, फर्स्ट टर्म को सॉल्व ही नहीं की। कहता है कि मुझे दो दो दफा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी पड़े, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक वाली जो वाली टर्म है ना उसको मैं इंटीग्रेट ही नहीं करता। ठीक है, मैं उस पर कोई रूल ही नहीं लगा रहा, मैं उसको एज इट इज लिख देता हूँ। उससे क्या होगा कि मेरी जो सेकेंड टर्म है उसमें साइन आ रहा है, तो मेरी वो टर्म कैंसिल हो सकती है। ठीक। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप सेकेंड टर्म को एज इट इज रख लें, क्योंकि कॉस की जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस की इंटीग्रेशन साइन होती है, उस केस के अंदर आपके पास क्या है कि नेगेटिव साइन आने का जो है वो उम्मीद होती है। आपने जब इस तरह का केस होगा, किसी एक टर्म को जो है वो सॉल्व नहीं करना और किसी एक टर्म को सॉल्व कर लेना। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होगा कि ये टर्म हमने एज इट इज लिख दी है, इसके ऊपर हम आइलेट रूल लगा रहे हैं, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब आइलेट रूल के अंदर पहला फंक्शन एज इट इज है, तो और इंटीग्रेशन होगी सेकंड फंक्शन की। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि पहला फंक्शन एक्सपोनेंशियल का था उसे एज इट इज रख दिया, और जो साइन 2x है उसकी इंटीग्रेशन की। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज होती है, तो ये माइनस कॉज 2x आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, माइनस सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। सेकंड फंक्शन जो था वो cos 2x इंटीग्रेशन के बाद बन गया, और एक्सपोनेंशियल क्या, जब डेरिवेटिव लेंगे एक्सपोनेंशियल ही आएगा, और पावर का डेरिवेटिव के अंदर हमारे पास, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो जस्ट y आएगा। ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस, और फिर ये अंदर एक और माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये वाला y कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म। अब आप देखें आपकी दोनों टर्म सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगी, तो ई रेज टू पावर एक्स वाई कॉस टू एक्स प्लस एक्स के। और जो एन है, ये कैसे निकलता है, हमने टी निकालना होता है। टी निकालने के लिए हम एन को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, और उसका हम वो पार्ट इंटीग्रेट करते हैं जिसमें एक्स वाली कोई टर्म नहीं होती, मतलब फ्री फ्रॉम एक्स होता है, जस्ट वाई वाली टर्म को या कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जस्ट -3 एक कांस्टेंट टर्म थी, जब उसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये -3 y आए। फिर हमने क्या करना होता है, लास्ट स्टेप के अंदर हमने एस और टी को ऐड करना होता है। तो जैसे ही आप एस और टी को ऐड करेंगे तो वो किसी कांस्टेंट सी के इक्वल हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 11, which is 2xy minus 3 into dx plus x square plus 4y into dy equals to 0। dx के साथ जो भी वैल्यू होती है वो m की होती है, dy के साथ जो भी वैल्यू होती है वो n की होती है। m आपको दिया हुआ है 2xy-3। जब आप इसको पार्शली डिफरेंशिएट करेंगी विद रिस्पेक्ट टू y, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और 3 का डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा 0, तो ये आपके पास बनेगा 2x। अच्छा, और n के अंदर जब आपके पास टर्म दी हुई है एक्स स्क्र प्लस 4y, तो 4y तो कांस्टेंट है, इसका तो डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और एक्स स्क्र का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। इट्स मीन्स योर इक्वेशन इज एग्जैक्ट। नाउ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ और द सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। For this, firstly, we want to find the value of s, which is equals to integrate m with respect to x. The value of m is 2xy minus 3, where 2 is constant, y is constant. So the integration of x with respect to x is x square by 2. This 2 is cancelled with this 2. And the integration of 3 is 3x. So the value of s is x square y minus 3x. Now we want to find the value of t, which is equals to integrate n and that part of n which is free from x with respect to y. तो अगर आप देखें, n is x square plus 4y, this x square is cancelled, then the 4y is integrated with respect to the y, 4 is constant, and the integration of y is y square by 2, so the value of t is 2y square.
The last step is sum of S and T is equals to C. ठीक है, your question is solved. Now move towards the question number 12. In question number 11, we also have the condition, and the condition is y of 1 equals to 2. It means when x is equals to 1, x is equals to 1, y is 2. So put this equation, this condition in our solution, x is equals to 1 and y is equals to 2. 1 square into 2, 2 होगा, minus 3 into 1, 3, plus 2 into 2 cube, 8 to the 16. Okay, then we have the value of c which is equals to 7. Now this value of c is put in your general solution. Okay, now move towards the question number 12. Question number 12 is 2x cos y plus 3x square y into dx plus x cube minus x square into sin y minus y into dy equals to 0. Condition is also given in this question. Y of 0 is equals to 2. It means the value of y is 2 when x is at point 0. So after finding the general solution, we want to find the value of our constant c. M is 2x cos y plus 3x square y. So the partial derivative of m with respect to y is 2x is constant and the derivative of cos y is minus sin y. 3x square is constant and the derivative of y is 1. So the partial derivative of m with respect to y is minus 2x into sin y plus 3x square. And the value of n is x cube minus x square sin y minus y. When we differentiate n with respect to x, then the derivative of x cube is 3x square by using the power rule, and the derivative of x square is 2x, where sin y is constant, so it's remain same, and the derivative of y is 0 because y is constant. Now the value of partial derivative of m with respect to y and the partial derivative of n with respect to x is same. So the equation is exact differential equation. Now we want to find the value of exact differential equation. For this, firstly we want to find the value of s, which is equals to integrate m with respect to x, and the value of m is 2x cos y plus 3x square y into dx. Cos y is constant and then 2 is also constant, and the integration of x is x square by 2, 2 से cancel हो जाएगा. 3y is constant and integrate x square with respect to x which is equals to x cube by 3, 3 से cancel हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा x cube into y. अच्छा, अब आपने क्या फाइंड करना है, t फाइंड करने के लिए आपने वो टर्म लेनी है n की जो कि फ्री हो फ्रॉम x, तो सिर्फ वो है माइनस y. तो आप माइनस वाई को जब इंटीग्रेट करेंगे वो माइनस वाई स्क्र बाय 2 बनेगा. माइनस वाई स्क्र बाय 2, और आपने फिर लास्ट स्टेप के अंदर जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करना होता है, एस और टी को ऐड करके सी के एक बार लिखना होता है. ठीक है, एस और टी को ऐड करके जब आप सी के एक बार लिखेंगे तो आपकी जनरल सोल्यूशन निकल आएगी. अब आपको कंडीशन गिवन थी कि y ऑफ 0 जो है 2 है. इट्स मीन्स y की वैल्यू 2 है जब आप x को 0 पुट करते हैं. तो आप जब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, 0 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा 0, माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 से 2 से डिवाइड करेंगे माइनस 2, सी की वैल्यू माइनस 2 आ गई. उसे आप जाके अपनी इस जनरल इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो आपके पास आपका सोल्यूशन निकल आएगा. इनिशियल वैल्यू ऑफ प्रॉब्लम आपको ये दिया हुआ था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ. क्वेश्चन नंबर 13, अगेन आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया हुआ है. इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वो होता है जिसमें जस्ट आपको वन कंडीशन गिवन होती है. ठीक है, इनिशियल पॉइंट के ऊपर. अच्छा, अब आपको पता है जो dx के साथ वैल्यू होती है वो m की होती है, तो ये हो जाएगा 3x स्केयर इंटू वाई स्केयर माइनस वाई क्यूब प्लस 2x. ये हो गई आपकी m की वैल्यू. अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y. 3x स्केयर तो हो गया कांस्टेंट, तो ये ऐसे एज इट इज आ गया. वाई स्केयर का डेरिवेटिव होता है 2y.
वाई क्यूब पे लगाएंगे पावर रूल विच इज इक्वल्स टू 3y² और 2x का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y 0 होगा क्योंकि हमारे पास 2 भी कांस्टेंट है x भी कांस्टेंट है। फाइनल आंसर बना 6x² y माइनस 3y²। एन आपके पास है 2x³ y माइनस 3xy² प्लस 1। एन को आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 2 कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है और x क्यूब का बाय यूजिंग द पावर रूल क्या आंसर आएगा 3x²। x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बाकी 3y² बनेगा और 1 आपके पास वैसे ही कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये वैल्यू बनेगी 6x² y माइनस 3y²। यानी कि जो आपकी इक्वेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट है। अगर आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट है तो अब आपने s और t निकालना है। s निकालने के लिए आप क्या करेंगे, m को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। m के अंदर 3 कांस्टेंट है, y² कांस्टेंट है, x² की इंटीग्रेशन x³/3 होगी तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, y³ कांस्टेंट है तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो y³ x आ जाएगा। 2x 2 कांस्टेंट है तो x की जब इंटीग्रेशन करेंगे x²/2 आएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। n के अंदर आपने वो पार्ट इंटीग्रेट करना है, ठीक है। t के अंदर आपने n का वो पार्ट इंटीग्रेट करना है जिसके अंदर x की कोई टर्म मौजूद ना हो, तो आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तो अगर आप लोग देखेंगे अपने n वाले फंक्शन को तो जस्ट ये 1 है जो कि फ्री फ्रॉम x है, तो 1 को जब इंटीग्रेट करेंगे y आएगा। लास्ट स्टेप क्या होता है, आपने s के अंदर t ऐड करके उसको c के इक्वल लिखना होता है। बट ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर हमें इनिशियल कंडीशन भी गिवन है। इनिशियल कंडीशन क्या है कि y की वैल्यू 1 है जब x हमारे पास -2 है। जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे आपको c की वैल्यू मिलेगी जो कि होगी -1। उसको ले जाकर आप अपने जनरल सोल्यूशन के अंदर पुट कर दें, जहाँ पे c है वहाँ -1 लिख दें, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया हुआ है 3 माइनस वाई ओवर एक्स स्केयर इंटू डी एक्स प्लस वाई स्केयर माइनस 2x ओवर एक्स वाई स्केयर इंटू डी वाई। आपके पास m वो होता है जो dx के साथ होता है और आपने m को डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये जो dn वाला x स्केयर है तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होता है, तो ये -1 ओवर एक्स स्केयर बना। ठीक है, लिख सकते हैं x रेज टू पावर -2 भी लिख सकते हैं। एन आपके पास है y² -2x ओवर एक्स वाई स्केयर। हाँ, इसके अंदर थोड़ा सा ये है कि जो नीचे वाला वाई स्केयर है हम उसको कांस्टेंट निकाल सकते हैं, निकाल लिया क्योंकि हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और हमें पता है कि जब हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो y को एज अ कांस्टेंट डील करेंगे और जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब हम ले रहे होते हैं तो कांस्टेंट पे तो डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता अगर वो किसी वेरिएबल के साथ आ रहा हो, और अगर वो सिंगल आ रहा हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये जो x था ये ऊपर आ गया, x रेज टू पावर -1 बन गया। यहाँ पे x x से कैंसिल हो जाएगा तो -2 बन जाएगा। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे वाई स्केयर तो कांस्टेंट रहेगा, इस पे लगेगा पावर रूल। ठीक है, और 2 का जो डेरिवेटिव होता है वो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म वैसे ही खत्म हो जाएगी। यहाँ से ये वाला वाई स्केयर इस वाई स्केयर से कैंसिल हो जाएगा तो -x रेज टू पावर -2 बनेगा। इट्स मीन्स योर इक्वेशन इज एग्जैक्ट। जब आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है तो आपने s और t फाइंड करके उसको c के इक्वल रखना होता है। ठीक है, उन्हें ऐड करके c के इक्वल रखना होता है। इसके अंदर हमें कोई कंडीशन नहीं दी गई तो हमने जस्ट s और t ही फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर तो कोई कंडीशन नहीं गिवन थी बट सोल्यूशन के अंदर उसने हमें कंडीशन दे दी y ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब है कि आपके पास पेपर के अंदर भी किसी भी क्वेश्चन के साथ कोई भी कंडीशन आ सकती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है या आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपने सबसे पहले s निकालना है। s निकालने के लिए आप m को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास 3 माइनस वाई कॉन्स्टेंट है क्योंकि हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और x स्क्वायर ऊपर आएगा तो ये -2 पावर रूल लग जाएगा, तो ये आपके पास -3 ओवर एक्स प्लस वाई ओवर एक्स बन गया। अच्छा, इसी तरह से आपने t निकालना है। t के अंदर आपने n का वो पार्ट इंटीग्रेट करना है जिसके अंदर x नहीं होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू y तो वो हमारे पास है -2 वाई रेज टू पावर -2। इस पे हम पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल लगाने के लिए -2 में हम 1 ऐड करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा 2 ओवर वाई और फिर हम s ओवर t जो है, सॉरी, s प्लस t करेंगे और उसको c के इक्वल रखेंगे।
तो यहाँ से हमारे पास हमारा जनरल सोल्यूशन निकल आएगा। अब हमें कंडीशन गिवन है कि y ऑफ -1 इक्वल है 2 के। इसका मतलब है y की वैल्यू 2 है जब x हमारे पास -1 होता है। जब आप ये वैल्यूज x और y की पुट करेंगे आपको c की वैल्यू 2 मिलेगी। ये आप अपने जनरल सोल्यूशन में जाके पुट कर देंगे तो आपके पास ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है और देन रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है dx के साथ जो भी वैल्यू है वो m की होती है और dy के साथ जो भी वैल्यू है वो n की होती है। और साथ में हमें जो है वो एक इनिशियल कंडीशन भी दी गई है कि y की वैल्यू 1 होगी जब x हमारे पास 0 होगा। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई एम का 4x³ कांस्टेंट है। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो एक्सपोनेंशियल ही आएगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 0 एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई इज 1, तो यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। सेम हमारे पास यहाँ पे यही चीज इधर आएगी। x4 जो है वो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो एज इट इज। 4x³ कांस्टेंट था विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो एज इट इज। अच्छा, इसके अंदर ये जो 2y है ये तो हमारे पास कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका तो डेरिवेटिव हो ही 0 गया। और यहाँ पे जो दो टर्म्स हैं, एक अलजेब्राइक है और एक एक्सपोनेंशियल है, तो वो दोनों के अंदर हमारे पास एक आ रहा है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, और हमें पता है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है। सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास पावर रूल लग गया। पावर पहले, फिर बेस, और फिर उसकी पावर में से एक माइनस। जब आप 4 में से 1 माइनस करते हैं तो ये 3 बनता है। आपके पास, आपने देखा कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x। इट्स मींस योर इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने दो चीजें फाइंड करनी है, s और t। s कैसे फाइंड करते हैं, हम m को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, y को कांस्टेंट डील करेंगे, तो इसके अंदर हमारे पास कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो जो कि विदाउट x आ रही हो। तो हमारे पास ये अगेन वही बात है, ये 4x³, ठीक है, और ये x4, दोनों टर्म्स के अंदर अलजेब्राइक टर्म्स भी हैं, एक्सपोनेंशियल भी है। हमें पता है x4 का डेरिवेटिव 4x³ होता है। तो आइलेट रूल तो लगना ही लगना है, बट हम क्या करेंगे, किसी एक को सॉल्व करेंगे और दूसरे को सॉल्व नहीं करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन x4 एज इट इज, ठीक है। सेकंड की इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन भी एक्सपोनेंशियल ही होती है, माइनस सेकंड की इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव 4x³ होता है, ओवरऑल की इंटीग्रेशन। अब ये आपकी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम हो गई है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। और x का इंटीग्रेशन x² होगी, तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा x⁴ e रेज़ टू पावर x प्लस y²। n को देखें तो पहली टर्म, दोनों टर्म्स के अंदर x आ रहा है, तो सिर्फ एक टर्म है 2y, ठीक है। तो हमने t जो फाइंड करना है वो विच इज इंटीग्रेशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू y, तो 2y को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, y² बाय 2, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमने क्या करना होता है, s और t को ऐड करके c के इक्वल रखना होता है, तो उससे हमें क्या मिलता है, हमारा जनरल सोल्यूशन मिल जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे एक अलग इनिशियल कंडीशन भी गिवन है, जो कि है कि y की वैल्यू 1 होगी जब x हमारे पास 0 होगा। ये वैल्यूज जैसे ही हम पुट करेंगे हमें c मिल जाएगा जो कि 1 के इक्वल होगा। ये c की वैल्यू हम अपनी जनरल सोल्यूशन के अंदर पुट करके अपना फाइनल सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। जिसको जो बात समझ में नहीं आई वो पूछ सकता है, और पूछें, करें। इनकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आप लोगों को आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अल्लाह।